दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे भारत के संविधान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। चूँकि भारत में हम रहते हैं और जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं उस व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कर लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो आज भारत के संविधान के ऊपर ही कुछ बात मैं करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का मूल स्वरूप क्या है, भारत का संविधान किस प्रकार कार्य करता है, भारत का संविधान किस प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हीं चीज़ों की बात करने के लिए आज मैं आपके बीच में हूँ। एक्चुअली भारत का जो संविधान है वो तो ना पूरी तरीके से कठोर है और ना पूरी तरीके से लचीला है, वरन ये कठोर और लचीलेपन के बीच की एक कड़ी है। यानी कि कठोर और लचीलेपन दोनों प्रकार के संविधानों का मिश्रण है हमारा संविधान। व्यवहार में लागू हो सके इसके लिए लचीला है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये कठोर भी है। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए कठोर प्रतिबंध भी हैं। इसके प्रतिबंध कठोर भी हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में लागू होने के योग्य लचीलेपन की प्रवृत्ति भी हमारे संविधान में पाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत पहले कह दी थी कि मैं संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा। संविधान अच्छा साबित हो सकता है अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे, और संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, यानी बुरे होंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम संविधान को कितना अच्छा लागू कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो सब शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्रदान कराने के लिए तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय की भारत के संविधान की प्रस्तावना में, आर्थिक न्याय की और राजनैतिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो विकास के समानांतर धारा में नहीं हैं, जो निचले तबके में जिनकी आर्थिक दृष्टि एकदम निम्न कोटि की है, उनको उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य है, ये संविधान का कर्तव्य है, संविधान को मानने वाले लोगों का कर्तव्य है कि उनको उठाने के लिए राज्य उनके लिए आवश्यक कदम उठाए। इसकी बात भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी कही गई है। नीति के जो निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से, देखिए बहुत से लोग जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, भारत के संविधान को कुछ लोग उधारों का थैला भी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः ये उधारों का थैला नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से किसी राष्ट्र से कोई चीज़ें वैसे ही नहीं उतारी गई हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब इसका ढांचा तैयार कर रहे थे तो उन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों के संविधानों की प्रमुख बातों को पढ़ करके तब भारत देश का संविधान बनाया। या संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिसमें मूल रूप से मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय संविधान सभा के चेयरमैन थे, उनको इस मायने में बहुत सैल्यूट करता हूँ। B.R. अम्बेडकर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। संविधान निर्मात्री जो सभा थी या संविधान लिखने की समिति थे, उस सब के सदस्य, और ये बात सत्य है कि उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में उस समिति ने कार्य किया, इसलिए ये संविधान इस देश का सबसे अच्छा बन सका। अब भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाकी अन्य देशों का जो संविधान है उसमें कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ लिखित है। ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं, बहुत से देश हैं जहां पे इन चीज़ों को मिला जुला करके शासन चलाते हैं, लेकिन भारत के संविधान में भारत के संविधान के आधार पर शासन चलाया जाता है। अब भारत का जो संविधान है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना पर आधारित है। फ्रांस की क्रांति से उठ के आया तीनों वर्ड, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित भारत का संविधान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही भारत राष्ट्र का लोकमंगल नहीं थे,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्रदान कराने के लिए विचार धर्म अभिव्यक्ति उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान को स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को, उन्होंने कहा कि तद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम अंगीकृत करते हैं संविधान को, हम इसको अपने अंग में लगाते हैं, हम अपने हृदय से लगाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए भारत के संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू संपूर्ण भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा मानते हैं, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात है। यानी अगर कोई आपके मूल अधिकार आपसे छीन रहा है, आपको जीवन जीने के लिए आपके मूल अधिकार जो नितांत आवश्यक हैं वो कोई क्षति पहुंचा रहा है, उसको छीन रहा है आपसे, तो उसके लिए आप अनुच्छेद 32 की शरण में जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 आपको इस बात के लिए आजाद करता है कि आप अपनी राष्ट्रहित की कोई भी बात शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं। इसके लिए आप सभा भी कर सकते हैं, इसके लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं। हाँ, आपके किसी भी कार्य से भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसको कोई क्षति ना पहुंचे। समता देता है आर्टिकल 14। भारत का संविधान आर्टिकल 17 आपको अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। इस प्रकार भारत का संविधान इस देश में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की बात करता है, आर्टिकल 51A, और आपको जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के जो भी आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, सब में आपको एक संयमित व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आप अपने जीवन को जिए। देखिए, दो विचारधाराएं हैं, एक है समाजवाद, एक है साम्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं, राज्य के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, जो लाभ देने वाले स्रोत हैं, उस पर समाज का आधिपत्य हो। समाजवाद एक अच्छी विचारधारा है, रूस से उठकर चली, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल से निकली। लेकिन साम्यवाद उससे एक कदम आगे की विचारधारा है, जो ये कहती है, समाजवाद कहता है कि कोई आदमी 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको 5 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन साम्यवाद एक कदम आगे की विचारधारा है, जो ये कहती है कि अगर कोई 5 घंटे काम कर रहा है, लेकिन 5 घंटे काम करने में उसको जो पैसा मिलता है, उससे उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, उसको सही से रोटी नहीं नसीब हो पा रही है उस 5 घंटे काम के पैसे से, तो पैसा आप उसको उस 5 घंटे के काम को देख करके नहीं, आप उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को देख करके पैसा दें। ये साम्यवाद कहता है। ये यूटोपिया, कुछ लोग इसको यूटोपिया बताते हैं कि ये केवल कल्पना है, लेकिन वस्तुतः भारतीय संविधान में साम्यवादी तत्व भी हैं। भारतीय संविधान लोक मंगलकारी संविधान है। ये राष्ट्र के सब लोगों के उन्नति के लिए बहुत चिंतनशील संविधान है, पंथ निरपेक्ष है। आर्टिकल 25 आपको इस बात के लिए अवसर प्रदान करता है कि आप अपने उपासना की विधि को अपना सकें अपने मन से। तो हम सब भारतीय संविधान में आस्था रखें, इसके मूल कर्तव्यों का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम एक श्रेष्ठ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लोग हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था के लोग हैं। तंत्रलोक नहीं बनने देंगे। तंत्रलोक का जब हमें आभास होगा तो इसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से इस बात के लिए विरोध भी करें कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखने वाले लोग हैं और इसके मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आशा है कि भारतीय संविधान पर एक दृष्टिपात आप जरूर रखेंगे। यद्यपि मैं हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूँ और हूँ भी इस समय,
पोस्ट ग्रेजुएट का। तो मेरे विचार से किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। अपनी किन मानकों के आधार पर आप किसी चीज को व्यापक दृष्टि से सोचते हैं अथवा संकुचित दृष्टि से, ये आपके स्वतः विवेक पर निर्भर है। तो इस बारे में और भी बातें होंगी, मैं फिर से अगले वीडियो में आऊँगा, लाइव आ सकता हूँ और इस पर अधिक बात करने के लिए। लेकिन आप लोग नितांत आवश्यक है ये कि आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें और अपने भारतीय संविधान को पढ़ें, उसके विनियमों को पढ़ें और उस पर अमल करने का प्रयास करें, उसके अंतर्गत रहने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भारत, जय हिंद।